इसके कारण क्या है? गाय रोड में क्यों है? आज के युवाओं को जब हम देखते हैं, वो कोई काम जब शुरू करते हैं, अगर उसमें सेटबैक आता है तो परेशान हो जाते हैं। और एक समस्या जो आजकल चल रही है डिप्रेशन की। इसलिए हमें अपने आप को मजबूत करना चाहिए। कितना भी नुकसान हो जाए, मन में एक बात रहनी चाहिए, हम खाली आए थे, खाली जाना है। अगर ये मन में बात आ गई तो आदमी कभी नहीं घबराए। जब दुनिया किसी को आवारा कहकर छोड़ देती है तो कुछ लोग हैं जो उसको बेसहारा कहते हैं और फिर उनको सहारा देते हैं। आज मैं स्वागत करता हूं सुखपाल जी का पॉडकास्ट विद पंकज आर्या के एक नए एपिसोड में और जानते हैं उनसे उनका मिशन क्या है। सर, स्वागत है आपका। जी, मैं असल में ये काम आज से नहीं, सन 2003 से कर रहा हूँ। पहले मैंने हेल्थ का काम किया है। मैंने अपनी एक एम्बुलेंस बनाई थी, लोगों के लिए फ्री सेवा, हॉस्पिटल की जाना आना, वो भी किया मैंने। जो गरीब लड़कियां थी उनकी बहुत शादियाँ कराई मैंने आज तक, और मैं साथ में बिजनेस करता रहा। 2021 तक मैंने बिजनेस किया प्रॉपर्टी का, प्लॉटिंग करी, अपनी कॉलोनी कई सारी बनाई मैंने शहर में यहाँ पे। 2021 के लास्ट में मैंने सोचा कि इस काम को बढ़ाया जाए, बिजनेस बंद करके। तो 2021 में मैंने बिजनेस पूरा तरह से बंद किया। 2022 में मैंने एक ट्रस्ट बनाई। पहले विचार किया कि नाम क्या रखें, तो विचार ये कि हमें तो जनता सेवा करनी है, तो जन कल्याण सेवा ट्रस्ट के नाम से हमने इसका फरवरी 2022 में हमने इसको रजिस्टर कराया था। उसके बाद मैंने एक देहरादून में चंद्रमणि एक जगह है, वहाँ पर गौतम कुंड मंदिर है। गंगा जी का स्रोत वहीं पर निकला हुआ है, हरिद्वार से आया हुआ है। उस मंदिर का मैं महामंत्री भी हूँ। एक मंदिर बनवाया था मैंने 2005 में, दुर्गा मंदिर, काली मंदिर, नाम लिखा हुआ है उसमें। तो मैंने वहाँ पे एक धर्मार्थ औषधालय बनाया 2023 में। 3-4 लोग, मंत्री लोग आए थे, उन्होंने उद्घाटन किया। वहाँ पर 2 डॉक्टर बैठे, फ्री सेवा कर रहे हैं। पूरी हेल्प करता हूँ, दवाइयों का जैसे भी होता है मैं कर रहा हूँ 2023 से। सर, हारे का सहारा हमने सुना है, ये बेसहारा ये क्या है? बेसहारा मुझे किसी ने नहीं बताया है। जब फिर मैं वही आ रहा हूँ 23 में मैंने उसका उद्घाटन किया। हाँ जी। चालू स्टार्ट कर दिया। 24 में फिर यहाँ पर आया हूँ। ये ठाकुरपुर जगह है, यहाँ पर मैंने गौशाला के जो सेट बना हुआ है, इसको निर्माण शुरू किया मैंने। तो यही रहते रहते जब मैंने निर्माण कर दिया पूरा, तो फिर मेरे दिमाग में आया, मैं कहा ये सब लोग इनको आवारा बोलते हैं, ये मुझे किसने नहीं बताया कि आवारा बेसहारा क्या होता है। ये मेरे दिमाग की सोच है। फिर मैंने सोचा कि यार हम लोगों ने पहले दूध पिया, इनका की सेवा की, घास पानी सब कुछ किया इनके लिए, और जब इन्होंने दूध देना बंद कर दिया, छोड़ दिया, हम ही लोग इनको आवारा दे दिया। ये तो बेसहारा हो गया, देखा इनका कुछ सहारा ही नहीं रहा। तो फिर हमने इनका नाम बेसहारा रखा। इनकी हमें सेवा करनी है जब तक हम जिएंगे। तो सर, वो कौन सा इंसिडेंट था आपकी लाइफ में जब आपने गौ सेवा के बारे में सोचा और ये चीज जो आपके माइंड में आई, तो आपको कोई इंसिडेंट आपके साथ ऐसा हुआ? ये जैसे कि आप भी हम भी देखो रोड पे चलते हैं, सभी लोग चलते हैं, कितनी गायों का एक्सीडेंट होता है, वो बेसहारा तो गाय है, जो कोई देखभाल करने वाला नहीं है। तो मैं यही चीज देखता आ रहा हूँ, मैं कहीं इनको सहारा मिलना चाहिए, इनका इलाज भी होना चाहिए। तो उसी से मेरे मन में बात आई है। जैसे कि मैं अभी देख रहा था, मैं जब विजिट कर रहा था, घूम रहा था, तो मैंने देखा कि आपके पास कुछ चोटिल गाय भी हैं। जी, तो उनको किस तरीके से आप सेवा कर रहे हैं उसकी? उनका डॉक्टर से इलाज कराते हैं। तो आपने जो शेड बनाया है, उनकी खाने पीने की व्यवस्था, जी, वो किस तरीके से, जो आपके पास कैसे इंफॉर्मेशन आती है कि कोई गाय जो है वो बेसहारा है? नहीं, वो तो आ जाती है, किसी थाने की वजह से भी आ जाती है। वैसे ही खुद भी हम देख लेते हैं, कुछ लोग भी फोन कर देते हैं हम लोगों को, तो उनको ले आते हैं। अभी तो हमारे पास गाय कम है, मार्च के बाद गाय बहुत बढ़ जाएंगी यहाँ पे, हम पूरी तरह से, क्योंकि अभी हमने ये ऑफिस डेवलप किया है। तो अब हमारा विचार है कि इसको पूरी तरह से कम से 50 गाय से ऊपर हम रखेंगे। सर, थोड़ा अपने ट्रस्ट के बारे में भी बताएं। ये हमने जो ट्रस्ट बनाई थी, जन कल्याण सेवा ट्रस्ट, जिसमें हमारा एक तो जो बैलाज उसमें है, उसमें एक तो हमारा सबसे पहले तो गौ सेवा का ही है।
उसके बाद अनाथ आश्रम वृद्धाश्रम हमें बनाना है। हेल्थ का भी हमें करना है। जैसे कि आप गए थे वहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, हम यहाँ पर फ्री कैंप लगाते हैं हर थर्सडे को, कोई फीस नहीं है। हमारे एक डॉक्टर है वो सेवा कर रहे हैं यहाँ पे, एक्यूप्रेशर के डॉक्टर है वो, तो लगभग 1.5 साल से वो सेवा यहाँ दे रहे हैं। ये हमें करना है। तो सर ये जो आवारा शब्द है जी इससे आपको चिढ़ क्यों है? नहीं, आवारा इसलिए चिढ़ हुई ना, मैंने हम लोगों ने इनको आवारा क्यों बोला है, वो जबकि नहीं बोलना चाहिए भाई। हम सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है ये बेसहारा है, तो फिर उनको आवारा नहीं बोलना चाहिए। ये मेरे ही दिमाग में आई। एक दिन यहीं बैठे बैठे एक दिन 2 पुलिसकर्मी आए यहाँ पे, मेरे से बात कर रहे थे कि क्या करें। मैं कहा जो गाय गौशाला खोलनी है हमें। अच्छा वो जो आवारा गाय घूमती है, मैं कहा भाई साहब ऐसा है, वो आवारा नहीं, हमने इनका नाम रखा आवारा, जबकि वो बेसहारा है। उन्होंने सॉरी किया, ऐसे किया, सॉरी भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे आप। तो ये मेरे मन में ही आया कि बेसहारा कि हमें सेवा करनी चाहिए। तो ऐसा क्यों हो रहा है? हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हम तो गाय को पूजनीय मानते हैं, लेकिन उसके बाद भी आप एक ऐसे मुहिम में है जहाँ पर आपको गौ रक्षा की बात करनी पड़ रही है, ऐसे देश में जहाँ पर गाय को पूजा जाता है। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे, ऐसा क्यों हो रहा है? इसमें कहना का देखो, ये जनता को खुद सोचना चाहिए। ज्ञान सबको भगवान ने बुद्धि दी है, हम गलत करेंगे उसका हमें पता है, अच्छा काम करेंगे उसको पता है, लेकिन दुनिया में क्या है, अच्छे काम तो करने नहीं, क्योंकि दुनिया 99% अपने लिए जी रही है, दूसरे के लिए नहीं जी रही। 1% बंदा ऐसा होगा दुनिया में जो दूसरों के लिए जी रहा है। मैंने जब से ये ट्रस्ट बना, ये 2022 से, मैंने अपने लिए एक भी काम नहीं किया। अपनी प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ, यहाँ लगा रहा हूँ, क्योंकि ये धन दौलत साथ तो जाएगी नहीं। सबको पता है कि खाली हाथ जाना है, तो फिर लालच किस बात का किया जाए। तो मैं तो ये सोचता हूँ कि सबको ये धर्म के काम करने चाहिए, ताकि अगला आने वाला जन्म अच्छा हो। लोग लेकिन सोचते नहीं, क्योंकि वो तो स्वार्थ में घिरे हुए हैं, जो भी है लपेट लो बस। तो ये है जी, मेरा तो मन ये है कि मैं तो समाज सेवा में लग गया हूँ, और जब तक मैं जीऊँगा अंतिम सांस तक मैं समाज सेवा में ही मैंने पढ़ लिया है। तो मुख्य कारण क्या है, गाय रोड में क्यों है? ये लोग छोड़ते हैं। हाँ भाई, जब तक वो गाय दूध दे रही है तब तक तो वो अपने घर में सुरक्षित है, उसके बाद वो रोड पे तो आएंगी, कहाँ जाएगी? नहीं, लेकिन दूध जो है वो तो गाय का भी है, भैंस का भी है। हमने देखा नहीं कि भैंस जो है वो रोड में दिख रही है, लेकिन गाय जरूर दिखती है। गाय दिखती है। हाँ। क्योंकि असल में क्या है, एक तो बीमारी का सिस्टम, भैंस कम बीमार होती है, गाय ज्यादातर बीमार होती है। और भैंस जो है लगभग लास्ट तक दूध देती है। मैंने ये भी नोट किया कि मैं खुद किसान हूँ, किसान का ही बेटा हूँ मैं। घर में खेती होती है, हमारे घर में भी गाय भैंस भी है। गाय को जल्दी बीमारी पकड़ती है, इस चक्कर में लोग छोड़ देते हैं उनको, जबकि ऐसा नहीं करने, जबकि सारी मतलब उनकी सेवा करनी चाहिए मेरे साथ। जबकि गौ माता है, हम गौ माता कहते हैं, तब भी उनको छोड़ रहे हैं, तो पाप के भागी बन रहे हैं हम, जबकि वो नहीं बनना चाहिए। तो आप किस तरीके से जागरूकता, किस तरीके से आप इसको फैला सकते हैं कि जो आप जिस मिशन के साथ आप जुड़े हैं, आप एक बहुत अच्छा कार्य अभी कर रहे हैं। हमारे डॉक्टर साहब यहाँ जो बैठे हुए हैं, गौशाला का पूरा जो हमारा बोर्ड है हिमाचल कल लेकर गए, तो धीरे धीरे ऐसे ही लोगों में वो भेज रहे हैं हम मैसेज इस तरह से कि हम ये काम कर रहे हैं। हिमाचल में हमीरपुर में अभी कैंप लगा हुआ है, वहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है गौशाला का हमारा यहाँ का। तो ऐसे ऐसे प्रचार हो रहा है धीरे धीरे। तो आप जैसे आपने बोला भी, आपकी जो कैपेसिटी है वो 50 गायों की है। जी जी। लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं, जो संख्या है वो बेसहारा गायों की बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। तो किस तरीके से आप असल में तो गौशाला तो काफी खुल चुकी है, ऐसा नहीं, लोग जागरूक हो रहे हैं। हाँ। जगह जगह गौशाला खोल रहे हैं, तो एक दिन वो भी आएगा कि इनको कोई समस्या नहीं आएगी मेरे हिसाब से। तो आपका क्या प्लान है, मतलब आप इस मिशन को आगे तक 50 से 100 से 500 500 से 1000 तक कैसे लेके मैं जाएंगे? ज्यादा इसलिए नहीं बढ़ाना चाहूंगा, क्योंकि मुझे कई काम करने हैं यहाँ पे। 50 से 100 तक तो चल जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1500 तो नहीं कवर नहीं कर पाएंगे हम लोग। जितनी हमारी कैपेसिटी, इतना हम उनके लिए सेवा कर सकते हैं। ये तो है नहीं कि हमने 1000 गाय यहाँ पर ला के रख दी, नाम बड़ा नहीं करना, उनको घास भी नहीं मिल रहा, वो काम भी तो नहीं होना चाहिए।
जैसे कि जो आपने देखा होगा कुछ लोगों के यहाँ ये गरीबी क्यों है, बच्चे ज़्यादा हैं, कमाई कम है, तो उनको रोटी भी नहीं मिलेगी, कपड़ा भी नहीं मिलेगा। कम बच्चे होंगे तो उनकी पढ़ाई भी अच्छी से होगी, कपड़ा अच्छा मिलेगा, रोटी सब कुछ सही होगा उनके लिए, तो वही का कारण है। तो आप चाहते हैं कि आप जैसे लोग और आए सामने, जैसे आपने 50 गायों की जिम्मेदारी ली है। बिल्कुल, जैसे हम जो है जगह जगह हम अपनी बात करते हैं, कुछ लोगों के दिमाग में आएगी, अगर 100 लोगों को हम ये बात कहेंगे, कम से कम 2 लोग तो जागरूक होंगे उसमें, तो वही बहुत है। वो 2 लोग फिर आगे बढ़ेंगे, तो वो संख्या बढ़ती चली जाएगी। तो ये समस्या अगर लोग जागरूक हो गए तो ये समस्या खत्म हो जाएगी गाय की, रोड पे नहीं दिखाई देगी। हाँ। आपने वृद्धाश्रम की भी बात करी, हाँ जी। तो वो कॉन्सेप्ट क्या है और इस कार्य में आप क्यों आगे बढ़ रहे हैं? इसमें मेरा कारण यही हुआ, जैसे गाय बेसहारा है, ऐसे ही कुछ लोग बेसहारा हैं जिसके जिन बच्चों के पेरेंट्स को लोग छोड़ देते हैं कि उनको बोझ लगता है घर में, तो उनको भी हम पालना चाहते हैं। वो भी बेसहारा किस्म के हो जाते हैं, तो उनको भी हम चाहते हैं कि उनके परिवार जैसा माहौल इनको यहाँ मिले, ताकि उनको कोई समस्या ना आए, उनका समय पूरा आराम से कटता रहे। अगर मैं समाज की बात करूं, जी, जो आप ठीक है, आप तो एक अच्छे कॉज के साथ जुड़े हैं, आप वृद्धाश्रम लेके आ रहे हैं, लेकिन ये समस्या आ क्यों रही है? लोग अब क्यों? ये लोगों का बस मन, मैंने अभी बोला आपको, माँ बाप को पालना बोझ समझते हैं, उन पर जो खर्च हो रहा है वो उनकी जेब से जाता है। वो ये नहीं सोचते कि जिस माँ बाप ने हमको पाला है, सब कुछ उन्होंने खर्च किया, कि आज हमको उनके लिए खर्च करना चाहिए बुढ़ापे में। वो लोगों में पता नहीं क्या ज्ञान नहीं है, क्या कहेंगे इसको, वो भी जागरूक करना हमारे लिए, हम लोगों के लिए जरूरी है। तो आप कहीं ना कहीं ये कहेंगे कि परवरिश में कुछ कमी रह गई? कमी रह गई कुछ लोगों, हाँ नहीं, कुछ गॉड गिफ्ट भी होता है, मैं बताता हूँ आपको, ऐसा नहीं है। बहुत से माँ बाप इतने अच्छे हैं, परवरिश अच्छी देते हैं, लेकिन बच्चों को माहौल गलत मिल जाता है, वो बिगड़ जाते हैं। कुछ दिनों माँ बाप की देखभाल करनी मतलब उनको ध्यान नहीं देते कुछ लोग, कुछ बच्चे अच्छे होते हैं। तो ये तो दुनिया चल रही है, क्या कर सकते हैं बताओ। हम तो जितना होगा हम तो जागरूक करने को काम करेंगे जब तक हम हैं। जी, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जहाँ पर बच्चे विदेशों में रह रहे हैं और माँ बाप भारत में है, हाँ जी। और माँ बापों की मौत हो जाती है, बच्चों को पता भी नहीं चलता, और वो अंतिम संस्कार के लिए भी आ नहीं पाते हैं, आना नहीं चाहते। मैं आपको बताऊं, यहाँ पर देहरादून सिटी में एक कॉलोनी ऐसी है जिसको कहते हैं बसंत विहार। उसमें 90% बच्चे बाहर है विदेश में। अब सारे बूढ़े माँ बाप जो है कुड़ रहे हैं इस टाइम पे, वो बहुत पॉश और एरिया वो है। अपनी गलती मान ले कि हमने पढ़ा लिखा कर बच्चों को बाहर भेज दिया, उस समय तो हमें तो बड़ा अच्छा लगा, हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं। अंतिम समय उनका दुखदाई कट रहा है, उनके मन से दिल से पता कर दिया। ये बसंत विहार दूर नहीं है, वहाँ पर पूरी कॉलोनी खाली रहती है, सुनसान रहती है, तो ये गलत है। तो आप तो समाज कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, जी जी। लेकिन उन बच्चों को या उन माँ बापों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि उन बच्चों से क्या कहना मैं तो ये चाहेंगे? कहूँगा कि हमारा देश महान देश है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना चाहिए, लेकिन बाहर कभी नहीं भेजना चाहिए, अपने पास रहने चाहिए। मेरा एक बेटा है, मैंने उसको शिक्षा दी है, अभी बीबीए कर रहा है यूपीएससी। उसने खुद बोला है, मतलब ये परवरिश की बात है, ज्ञान देने की बात, उसने खुद बोला पापा मैं बाहर नहीं जाऊंगा, कोई जॉब नहीं करूंगा, और मैं घर में रहूंगा, आपकी सेवा करूंगा, आपका जो काम कहेंगे वो मैं वही काम करूंगा। तो मैं चाहूंगा कि हर बच्चा से तो अपने देश में काम करे। तो आपने अपने बच्चे को परवरिश कैसे दी? शुरू से हम उसको सही तरीके से लेके चल रहे हैं, उसको सही ज्ञान दे रहे हैं। सबसे पहले तो हम चाहते हैं कि बच्चा ईमानदार बने। अगर बच्चा झूठ बोलेगा, आज बच्चा कब गलत बनेगा? अगर झूठ बोलना उसका स्टार्ट हो गया। मेरे घर में हम 4 लोग हैं, मेरी वाइफ है, मैं हूँ, एक बेटी है, बेटा है। हमने आज तक सिखाया नहीं झूठ, उनको बोला कि कितनी भी कैसी कंडीशन है सत्य बोलो। अगर जिस बच्चे को झूठ बोलने की आदत पड़ गई, वो क्रिमिनल बन सकता है, वो आवारा बनेगा, सब कुछ उसके अंदर जागेगा। जबकि अगर उसको सही परवरिश मिलेगी तो जब झूठ बोलने से शुरुआत होती है, झूठ बोलना ही नहीं आएगा, गाली देना ही नहीं आएगा, तो बच्चा सही दिशा में चलेगा। मेरा अपना ये मानना है। जी। तो देखिए, आपने ट्रस्ट तो आपने शुरू किया है,
लेकिन ट्रस्ट को चलाना भी एक मुश्किल काम है जहाँ पर फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। हाँ जी। तो फंड्स की व्यवस्था आप किस तरीके से आप अभी तो मैं अपने ही जेब से कर रहा हूँ, कई साल हो गए 2022 से। असल में मैंने 2003 से 2021 तक मैंने प्लॉटिंग की है, काफ़ी पैसा कमाया मैंने, काफ़ी प्रॉपर्टी कमाई मैंने और ईमानदारी से कमाई। किसी भी प्लॉट आज तक मेरे पास कोई शिकायत नहीं आई है, लेकिन मैं ईमानदारी से चला हूँ हमेशा, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, क्योंकि झूठ बोलने से ये तो है नहीं कि मैं फायदा लग जाएगी। सच सच बोलने की, सत्य बोलो। तो फिर आने वाले समय में तो आप क्या क्या प्लान है, मतलब फंड्स की व्यवस्था आप कैसे करेंगे? फंड्स की व्यवस्था कुछ लोग जुड़ रहे हैं, लगे हुए भी हैं कुछ फंड का भी, जैसे कि हमने कुछ विभाग जो होते हैं उनमें हमने फाइल जमा कर रहे हैं जगह जगह, तो उनसे अब उम्मीद आ गया कि उनसे अब फंड मिलना शुरू हो जाएगा। जब तक नहीं होगा तब तक मैं कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि आपको सरकार से उम्मीद है? सरकार से उम्मीद है, प्राइवेट लोगों से उम्मीद है। तो आप किस तरीके से लोगों को जोड़ रहे हैं इस मुहिम में, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं हमारे समाज में जो कि आपकी इस मुहिम के साथ जुड़ना चाहेंगे। हाँ जी। तो आप किस तरीके से उन तक जा रहे हैं? हमने अभी अपनी वेबसाइट बनाई है, उसके माध्यम से भी हम जोड़ रहे हैं लोगों को। कुछ जगह जगह हम जाते हैं तो वहाँ भी हम बैठ के बात करते हैं, तो लोग जुड़ रहे हैं, उनका मन बदल रहा है। जो लोग अपने लिए जी रहे हैं उनका मन ये हो रहा है कि हम भी कुछ समाज के लिए करें। कई लोगों के फोन आते हैं मुझे कि हम भी आपसे जुड़ना चाहते हैं, कुछ लोग जुड़ भी रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पूरा भरोसा है। क्योंकि देखो, एक कहावत है, नेक नीति मंजिल आसान। मैंने जो भी अपने जीवन में किया है, मैंने एक टारगेट बनाया है। अगर हम टारगेट नहीं बनाएंगे तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो मैं टारगेट बनाता हूँ, उस पर ही मैं फोकस करता हूँ, उस पर काम करता हूँ, सफल हो जाता है। तो मैंने अभी इतना बड़ा ये अभियान चला है, मुझे पूरा भरोसा है पूरा चलेगा, हो जाएगा सब कुछ। लेकिन आपका जो जीवन रहा है जी। आपने रियल एस्टेट में काम किया, आपने प्रॉपर्टी में काम किया, जिसको माना जाता है कि पैसे के लिए वो काम होता है, उससे ज़्यादा पैसा किसी काम में नहीं है। हाँ, तो वहां से अब आप समाज सेवा में आ गए हैं। जी। तो वो ट्रांजिशन कैसे हुआ आपकी मतलब जिंदगी में? वो हुआ नहीं, मैंने अभी आपको पहले बता चुका हूँ, मैं ये समाज सेवा 2003 से कर रहा हूँ। हाँ। ये तो ये कि 3 से लेकर मैंने, अभी मुझे ही मालूम नहीं मैंने कितनी गरीब लड़कियों को शादी कराई होगी, ये भी मुझे मालूम नहीं मैंने कितने लोगों का इलाज कराया होगा आज तक, मैं कराता आया हूँ। वो तो ये हुआ कि मैंने इतनी प्लॉटिंग करी शहर में, काफ़ी पैसा कमाया मैंने, काफ़ी नाम रहा मेरा। 2021 के लास्ट में मैंने ये काम बंद करके मैंने यही सोचा कि मेरा पेट भर गया है। कितने बड़ा रईस है वो ये नहीं कहेगा मेरा पेट भर गया है। मैंने कहा था ये बात कि अब मेरा पेट भर गया है, अब मुझे कोई कमाई नहीं करनी, कोई बिजनेस नहीं करना, मुझे जब तक जीऊंगा समाज सेवा ही करनी मुझे, उसी में मैं चल रहा हूँ। मैंने कोई बिजनेस किया उनके से, प्रॉपर्टी काफ़ी भगवान ने रखी है। अब देखो, एक कितना भी बड़ा परिवार है, मैंने ऐसे देखा जो इंडिया टीवी के वो क्या नाम उनका, रजत शर्मा, आप भी जानते हो, उसने एक दिन अपनी कहानी बताई थी कि हम 10 लोग थे, एक कमरे रहते, 10 बाय 10 कमरे में रहते। अगर देखा जाए एक परिवार को एक कमरा ही चाहिए, एक किचन एक बाथरूम चाहिए, लेकिन फिर भी आज क्या है, कितना बड़ा घर बनाने लगे तब वो छोटा पड़ रहा है उनके लिए। चाहिए तो एक कमरा भाई साहब। ये तो हम इसकी खोपड़ी आदमी की, ये भी कर वो भी कर वो भी कर, जो नहीं होना चाहिए। लेकिन लोग, हर बंदे को ये पता है कि मैं ये गलत कर रहा हूँ, अच्छा करना चाहिए, लेकिन तब भी वो गलत रास्ते पे जा रहा है। तो मतलब तो ज्ञान की जरूरत है। नहीं, जरूरत तो है, ये तो अब बातें हो गई, लेकिन रियलिटी अगर हम देखें, अगर हम देहरादून की बात करें, देहरादून में क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है। अब तो ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि प्रॉपर्टी के लिए माँ ने अपने बेटे को मरवा दिया। हाँ जी। तो इस तरीके की खबरें भी देहरादून में आ रही हैं, और उसी शहर में आप जैसे सोच के लोग खबर में देख रहा था, एक बेटे ने अपने फादर को मारा है, क्योंकि उसकी जो है सोसाइटी गलत थी। पहले भी इसके पापा ने 5 लाख रुपए दिए, कल टीवी में आ रहा है बात, वो भी बर्बाद कर दिए। उनके पड़ोसी बाजार थे, उसने कुछ और डिमांड करी, पापा ने मना कर दिया, घर में राइफल रखी थी, उससे उड़ा दिया। तो ये तो समाज को जागृत करने का ही से ही काम हो सकता है।
कुछ बच्चे समझ जाएंगे, कुछ नहीं समझ जाएंगे, यही हो सकता है। हमारा लेकिन काम है हमें जागरूक करना। अच्छा, मैं आपके बोर्ड में देख रहा था, आपने उसमें हेल्थ और एजुकेशन भी लिखा हुआ है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने बात करी अभी गौ सेवा की, हाँ जी। उसके बाद हमारी जो बात हुई थी वो हुई ऑर्फनेज की, जहाँ पर आप वृद्धाश्रम की बात कर रहे हाँ हैं। जी बिल्कुल। आपने हेल्थ और एजुकेशन भी लिखा है, तो हेल्थ और एजुकेशन में किस तरीके से आप योगदान दे रहे हम देखो एक हेल्थ में तो एक ये लगा रहे हैं, कैंप लगा रहे हैं। हैं? हमारा विचार हम यहाँ एक हॉस्पिटल भी बनाएंगे। है। हॉस्पिटल का जो चार्ज होगा वो पूरे उत्तराखंड में सबसे कम होगा। हम उतना चार्ज लेंगे, एजुकेशन जो कॉलेज बनाना हमें यहाँ पे, उतना चार्ज हम वसूल करेंगे जिसमें हमारा स्टाफ और उसका खर्च निकलता है। हमें नहीं चाहिए, मैंने तो मन बना के मुझे 1 रुपये नहीं चाहिए कमाई का, क्योंकि मैंने अपनी कमाई के लिए मैंने रेंटल प्रॉपर्टी बना रखी है। मेरे पर 1.5 लाख रुपये हर मंथ आता है, मेरे परिवार के लिए बहुत है। क्योंकि ये मैंने 2004-05 में पूरा समीकरण बना बैठ के कि मुझे अपने जीवन में कैसे कैसे करना है, मैं उस पर चल रहा हूँ। जब मैंने प्लॉटिंग की, मैंने रेंटल प्रॉपर्टी बनाता था। 21 पॉलिसी LIC की थी मैंने अपने बुढ़ापे के लिए। इसलिए 2021 में मैंने ये निर्णय लिया था कि अब मेरे लिए काफ़ी है, बाकी अब समाज सेवा तो होनी चाहिए, पैसा बतना हो गया, क्या दिक्कत है। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले आप प्लानिंग करो। अगर आपको जीवन में कुछ करना है तो आपके पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए। होना चाहिए। आपने अपने आप को तो सिक्योर किया ही है, अपने परिवार को सिक्योर किया है, अब आप आगे चलकर समाज के लिए भी कुछ कर रहे हैं। हाँ जी। तो थोड़ा सा प्लानिंग बताइए, क्योंकि जो हमारा व्यूअर है वो युवा है, ठीक है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमें समाज के लिए कुछ करना है, लेकिन वो सिर्फ सोचते रहते हैं, कुछ कर नहीं पाते। असल में क्या ज़्यादातर लोगों का क्या है कि कई जगह देखा मैंने 10 जगह ध्यान रहेगा और वो उलझे रहेंगे। अगर वो 10 के बजाय एक जगह को टारगेट करेंगे तो उसमें हर आदमी कामयाब होगा। एक के बाद फिर अगला नंबर लेना चाहिए, क्योंकि वो जल्दबाजी के चक्कर में सब कुछ खो बैठते हैं। मेरा तो ये मानना है कि पहले एक काम ले, उस पर टारगेट करें, फोकस करें उस पर, उसको पूरा करें, अगला काम फिर आगे नहीं होना चाहिए। 10 जगह ध्यान रहेगा तो वो भटकता रहेगा। सर, मैं आपका बोर्ड नीचे पढ़ रहा था, जी। आप काफ़ी योजनाओं की बात कर रहे हैं, आप हेल्थ की बात कर रहे हैं, आप एजुकेशन की बात कर रहे हैं। हाँ जी। लेकिन जो हमारी सरकार है हाँ जी। वो ऑलरेडी इन योजनाओं में काम कर रही है। उन्होंने सरकारी स्कूल उन्होंने खोले हुए हैं जी जी। और सरकारी अस्पताल भी हैं। तो आपको क्यों आने की ज़रूरत पड़ी इन सब चीज़ों में? जो हेल्थ का जो प्रोग्राम है वो असल में क्या था, मैंने BMS किया हुआ है अच्छा। और 2 महीने मैंने जॉब भी की नैनीताल में, टेम्परेरी बेस पे उस टाइम पोस्टिंग हुई थी। तो मैंने फिर रिजाइन दे दिया था। फिर आके फिर मैंने बिजनेस में अपना कदम बढ़ाया था। लेकिन मन में बीच में आता है कि यार वो मैंने लाइन छोड़ी, उसको कहीं ना कहीं स्टार्ट करनी चाहिए। तो मेरा मन ये आया कि पैरामेडिकल कॉलेज खोलने का मन शुरुआत करने, क्योंकि वो मेरी अधूरी चीज़ रह गई थी, इसलिए किया। हॉस्पिटल भी उसमें आता है। जी जी। तो आप एजुकेशन में इस तरीके से आप आना चाह रहे हैं। हाँ। सर, एक चीज़ बताएं कि आप 4 प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर रहे हैं, जी। कौन कौन सी ऐसी मुश्किलें हैं जिनका आपको अभी सामना करना पड़ रहा है? मेरे सामने अभी तक कोई मुश्किल नहीं है। मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई मुश्किल आएगी भी नहीं मेरे सामने, क्योंकि जीवन में मैंने जो भी मैंने कदम उठाया वो पूरा हुआ है। मुझे भगवान का साथ मिलता है, पूरा भरोसा रहता है। जितने भी काम मैंने किए हैं, पहले सोच समझ के मैंने देखे हैं, बैठ के विचार किया कि ये काम मुझे करने हैं, वो सारे काम आज तक हुए हैं। अब ये देखिए 2003 में मैंने बिजनेस शुरू किया था, आज तक एक भी काम नहीं ऐसा नहीं जो फेल हुआ, क्योंकि मैं सच्चे मन से ही सारे काम करता हूँ। अपने अंदर 1% स्वार्थ मेरे अंदर है नहीं। मेरे बिल्कुल एक खून के रक्त में भी स्वार्थ नहीं मिलेगा आपको, कभी भी आप चेक कर सकते हैं। भी कुछ साल पहले 2 पत्रकार आए थे, मेरे दोस्त बने थे, लेकिन मुझे मालूम था कि वो भ्रष्ट हैं। उन्होंने फिर बाद में बोला कि यार चौहान जी, हम आपके पीछे 5 साल से हैं। मैं किस बारे में? कि हम आपका एक झूठ नहीं पकड़ पाए आज तक। उनको मुझे आदत ही नहीं, कैसे पकड़ोगे आप? मैं कभी झूठ नहीं बोला आज तक। तो असफलता क्या है आपके हिसाब से? कोई असफलता नहीं, अगर मन में भरोसा है, विश्वास है, कोई असफलता नहीं होगी। कभी ऐसा हुआ एक कि कहावत है कि हम हो, एक गाना आता है, हम होंगे कामयाब एक दिन।
तो आप प्रयास करते रहिए, एक दिन कामयाब हो गया। है। तो आपको कभी ऐसा लाइफ में ऐसा हुआ है कि कभी असफलता आई हो, या आपने उसको असफलता ना माना हो? क्योंकि आज के युवाओं को जब हम देखते हैं, वो कोई काम जब शुरू करते हैं तो थोड़ा सा अगर उसमें सेटबैक आता है तो परेशान हो जाते हैं। और एक समस्या जो आजकल चल रही है डिप्रेशन की, जी। ठीक है, आप कह रहे हैं आपने असफलता देखी ही नहीं, या आपका माइंडसेट ऐसा कैसे डेवलप हो गया कि आप हर चीज में सफलता देख देखो रहे जी, ये मैंने भी बोला था आपको, भगवान ने सबको बुद्धि दी हुई है। हैं? सपोज करो हमें कहीं नुकसान हो जाता है, लोग क्या करते हैं, टेंशन में, डिप्रेशन में आ जाते हैं। जबकि यही पता है परिवार का नुकसान है उसमें। अगर हमको हार्ट अटैक आ गया और हम ही मुखिया हैं, सब कुछ हम ही करने वाले हैं, उस परिवार क्या होगा? भूखे मरने की नौबत आएगी। इसलिए हमें अपने आप को मजबूत करना चाहिए। कितना भी नुकसान हो जाए, मन में एक बात रहनी चाहिए कि हम खाली आए थे और खाली जाना है। अगर ये मन में बात आ गई तो आदमी कभी नहीं घबरा। कई बार मुझे जीवन में नुकसान हुए, मैंने कोई टेंशन नहीं ली। एक बार क्या हुआ, 2013 में आपदा आई थी। मैंने बड़े वाले में प्लॉटिंग की थी, वहाँ पर मैंने काफ़ी पैसा लगा था पुश्ता लगाने में। हालांकि सामने वाली एक लेडीज थी, उसने बड़ी रुकावट डाली थी। खैर हमने लगाया, फिर उसने अपना पुश्ता लगाया। तो 2013 में फिर हम चले गए शिमला घूमने के लिए परिवार को लेके। वहाँ पड़ोसी का फोन आता है कि हमारा पुश्ता गिर रहा है। मेरा जवाब क्या था? मैंने कहा मैं यहाँ घूमने आ रखा हूँ, दोबारा मुझे फोन मत कर देखो। कि वो सामने वाली हंसने से मुझे क्या पड़ा, मैं घूमने आ रखा हूँ, मैं एंजॉय कर रहा हूँ, सीधी सी बात है। मैंने कहा मुझे पता है कि वहाँ आने से मेरे वो रुक तो जाएगा नहीं। हाँ। ये मन में आनी चाहिए बात। वो रुकने वाला नहीं है, वो तो गिरने तो सारा हमें क्या फर्क पड़ रहा है। 1 घंटे बाद उसने फिर फोन कर दिया मुझे। मैंने कहा मैं तुम्हें मना किया था, कहना मैं इसलिए फोन किया, वो सामने हंस उसका पुस्तक गिर गया। तो मैंने कभी टेंशन नहीं ली, लेकिन मेरे दिमाग में पक्की बात बैठ रही, कितना बड़ा नुकसान हो जाए, हमारे यहाँ कुछ नहीं है। जिसको हम नुकसान समझ रहे हैं वो हमारा है ही नहीं, सब ईश्वर का दिया हुआ है। हम तो एक चौकीदार कर रहे हैं, हम चौकीदार है सिर्फ इसके। कितना होगा हम उसकी रक्षा करेंगे, नहीं कर सकते। आज ले लो, मेरे पास अपार संपत्ति दी बस, हमें कभी भरोसा भी नहीं था। वो आज ले लो, मुझे 1% भी गम नहीं है, हम पे दोबारा मेहनत करेंगे। तो ये सबके मन में आना चाहिए कि आए खाली थे, जाना खाली है। अगर ये मन में बैठ गई तो हार्ट अटैक किसी को नहीं होगा। मैंने जो हमारे एक्यूप्रेशर के डॉक्टर हैं, उन्होंने वो सब कुछ बता देते, आप भी कभी चेक कराना, आपकी वो नसें देख के बता देंगे आपके अंदर कौन सी बीमारी है। तो मुझे बता रहा हूँ कि आपको तो हार्ट अटैक कभी हो ही नहीं सकता। यही कारण है, मैं कभी टेंशन नहीं लेता। एक जगह मैंने अभी कुछ साल पहले एक प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट किया था। यहाँ देखिए होगा आपने, एयरफोर्स कॉलोनी बनी हुई आज, वही जमीन पूरी मैंने ली थी और पूरे पैसे डूबे थे। मुझे कोई गम नहीं, मैं जाने दो, क्या फर्क पड़ता है, प्रॉपर्टी से कमाए जाने दो, दोबारा फिर कमा लेंगे। तो ये मन में लोग आता नहीं, लोग एकदम घबरा जाते हैं। घबराना नहीं चाहिए। अगर किसी को मजबूत बनना है जी, आपने मजबूती की बात करी कि मजबूत होना चाहिए, तो कैसे मजबूत बन सकता है? जो मैंने भी बताया आपको, अगर मन में एक बार ये आ गई, आए खाली हाथ जाएंगे खाली हाथ, तभी मजबूत बनेगा। अगर वो सोचा कि मैं कुछ लेके जाऊंगा इस दुनिया से, तो मजबूत नहीं। मन में ये बात आनी चाहिए कि हमें खाली हाथ जाना है, तो अपने आप वो आदमी निस्वार्थ बन जाएगा। अच्छा, उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे जो लोग गाय तो घर में लेके आते हैं, फिर उसको भरपूर उसका इस्तेमाल करते हैं जब तक वो दूध देती है, और जब गाय बूढ़ी हो जाती है उनको रोडों पे छोड़ देते हैं, तो उनको क्या कहना चाहेंगे आप? ये उनको ज्ञान नहीं है इस तरह का, जबकि उनको होना चाहिए समझ कि भाई गाय माता को मैं से बेसहारा नहीं छोड़ना चाहिए। हम पाप के भोगी बन रहे हैं, जानते हुए भी पाप कमा रहे हैं वो लोग। ये और उन युवाओं को क्या कहना चाहेंगी जो अपने माँ बापों को छोड़ने में और कहते हैं कि हम सक्षम नहीं हैं, हम नहीं कर पाए, हम नहीं सेवा कर पा रहे हैं? जब माँ बाप कितना भी गरीब हो, 4 बच्चे भी हो, उनको वो रोटी दे सकता है। वो मेहनत करता है क्योंकि समझता है कि मेरे बच्चे हैं। यही समझ अगर बच्चों में हो जाए, 4 को पाल सकते हैं, क्या वो बच्चे 2 माँ बाप को नहीं पाल सकते? तो ये तो समझ की बात है ना, उनको ज्ञान इतना होना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा जी बस।
सुबेश जी, एक लास्ट सवाल आपसे कि जो लोग आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, मतलब जो आपके मिशन के साथ जुड़ना चाह रहे हैं, जी उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे और वो आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? देखिए, यहाँ पर मेरे साथ में कई लोग आए हैं, तो उनके मन में स्वार्थ था कि हम इसके माध्यम से कुछ कमाई करेंगे। तो मैंने कहा उनको, मतलब भाई इस जो ट्रस्ट का प्रेसिडेंट है बड़ा खड़ूस है, वो ना खाएगा ना खाने देगा। समाज सेवा करनी है आपको, जो आपके पास है 50% यहाँ पे सेवा करो आप, और देखभाल खुद करो आप, हाँ तब तो इसमें आने का फायदा है। हाँ वरना आप कुछ और काम कीजिए, आपको तो स्वार्थ में जीना है। तो लोग आ रहे हैं, ऐसा नहीं है, कुछ लोग जुड़ रहे हैं मेरे से, काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं, और वो मैं समझता हूँ आने वाले टाइम में काफ़ी सेवा करेंगे। ज़्यादातर ट्रस्ट कागजों पे चल रही है, फंड ले रहे हैं, फर्जी तरीके से ले रहे हैं, खा रहे हैं, मजे मार रहे हैं। इस ट्रस्ट ने ऐसा कोई काम नहीं किया। ये काम करिए पूरे ग्राउंड पे यहाँ पे। मैं पहले ही कहता हूँ, पहले आके मौके पर देखिए, हम कुछ कर भी रहे हैं नहीं, या घर में बैठ के हम आपको बहका रहे हैं, वो काम हमें नहीं करना है। मौके पे देखिए, सब कुछ समझिए, उसके बाद आगे हमसे जुड़िए। मैं सबको ये बोलता हूँ, तो लोग आते हैं यहाँ देखने के लिए, बड़े खुश होते हैं, कहने वाकई में काम ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। काफ़ी सारे स्कूल्स हैं जो कि चाहते हैं अपने बच्चों को लेके आना और जो आप कार्य कर रहे हैं उनको दिखाना, तो उन स्कूलों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह के स्कूल? स्कूल्स हैं, वो चाहते हैं कि उनके जो बच्चे हैं वो आए, वो देखें जिस तरीके से काम आप कर रहे हैं, आप गौ सेवा का जो काम कर रहे हैं। स्कूल भी चाहते हैं कि अपने बच्चों को मोटिवेट करें, उनके अंदर भी वो जो इमोशनल क्वोशंट है जो मिस हो रहा है, उसके लिए स्कूल्स जो हैं वो लेके आ रहे हैं। उसमें हम काम कर रहे हैं, हमारे कुछ बंदे हैं उसमें लगे हुए कैंपेन में। अच्छा तो स्कूल सब जोड़ रहे हैं हम इसमें, अच्छा सब कुछ जोड़ते जा रहे हैं। वो अगर आप मुझे पहले बताते हो, मैं अपनी पूरी टीम यहाँ बुलाता जो पूरे में काम कर रहे हैं एजुकेशन। अच्छा, हाँ। मुझे मालूम था, मुझे भैया का फोन आया सुबह, भैया किस टाइम आओगे? अपने सामने अभी चलने वाला हूँ, ये बात 10 बजे की। अच्छा फिर मैं अपनी गाड़ी उठा यहाँ आ गया, और आज पहला 4 से मैं चल रहा हूँ। मुझे फ्रैक्चर हो गया था, यही गौशाला में तार लगा था, इतने लगे हुए यहाँ पे, वाकर मेरी गाड़ी में रखा हुआ। आज मैं गाड़ी से यहाँ अपने आप आया हूँ, पहला 4 2 महीने, आज 25 दिन हो गए मुझे फ्रैक्चर हुआ था। कोहले के यहाँ ऑपरेशन हुआ था मेरा। तो वो सब काम मैं कर रहा हूँ, हर स्कूल में हम लागू कर रहे हैं। तो आवारा से बेसहारा जो शब्द आप लेकर आए हैं, तो अगर किसी को समझाना हो तो किस तरीके से आप उसको बताना चाहेंगे? उसको समझाएंगे, देखो आवारा, देखो एक आवारा इंसान होता है, तो वो बेसहारा नहीं हो सकता, वो तो आवारा बन चुका ना। लेकिन ये तो जीव है, ये तो बोल सकते नहीं कि भाई मुझे रोटी दो ये दो। वो तो हमें खुद देखना पड़ेगा कि हम बेसहारा हुई है गाय, या आदमी जो बूढ़े हो गए वो भी बेसहारा होते हैं, जिसके बच्चे उन पर ध्यान नहीं दे रहे, वो भी बेसहारा होते हैं। एक आम आदमी आवारा हो गया, वो चीज़ अलग हो गई ना, तो ये तो बेसहारा में आएंगे ना। तो आपका कहने का मतलब है कि जानवर आवारा नहीं होता है और इंसान आवारा होता है। इंसान आवारा होता है, जानवर आवारा नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका पॉडकास्ट विद पंकज आर्या में आने के लिए। हम चाहेंगे कि आप इसी तरीके के काम करते रहें और हम भी आपकी मुहिम से जुड़ना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।